अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और इसके इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद मशहूर केस जो कि रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का है उसको भी डिटेल से देखेंगे और लास्ट पर इसकी एक्सेप्शंस, क्योंकि कोई भी अगर जनरल रूल होता है तो वहाँ पर कोई ना कोई एक्सेप्शन मौजूद ज़रूर होती है। तो 5 एक्सेप्शंस हैं इसकी बहुत बड़ी, वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मीनिंग के बारे में। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब है लायबिलिटी लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, और स्ट्रिक्ट का मतलब सवियर या सख्त किस्म का। अगर कोई जो लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उस पर अमल नहीं किया जाता तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ। और इसमें एक वाज़ह बात बताई जाती है कि अगर किसी शख्स की इंटेंशन नहीं भी है किसी क्राइम को करने की, या उसकी गलती नहीं भी है, तब भी उसे पनिश किया जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, तो ये बातें आपको सारी साथ ही साथ क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे हम वीडियो में आगे जाते जाएंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है इसकी डेफिनेशन, जो कि बड़ी ही सिंपल अल्फाज में मैंने बयान किया कि कोई रोंग अराइज हो, कोई रोंग कुछ गलत जो है वो निकले, वो कमिट हो, और ऐसे कमिट हो जब कोई ब्रीच हो ड्यूटी की, मतलब कोई ड्यूटी इम्पोज की गई हो, जब उसके ब्रीच होता है तो फिर एक रोंग कमिट होता है या अराइज होता है। मिसाल के तौर पर हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करना है अपनी हिफाजत के लिए, लेकिन उसमें हमें कुछ ड्यूटीज़ भी दी गई हैं कि अगले के राइट को हमें वायलेट नहीं करना। इसको थोड़ा सा और मज़ीद जान लेते हैं कि अगर कोई बंदा कोई प्रोडक्ट यूज़ करता है जिससे किसी दूसरे बंदे को डैमेजेस हो जाते हैं या इंजरीज हो जाती हैं, ये इंजरीज या डैमेजेस सिर्फ फिजिकल बॉडी पे नहीं बल्कि ये बंदे की रिस्पेक्ट पे हो सकते हैं या उसकी प्रॉपर्टी पे हो सकते हैं, किसी भी चीज़ पे ये डैमेजेस हो सकते हैं। तो अगर हो जाते हैं, चाहे उसकी इंटेंशन इसमें नहीं थी या उसकी मुकम्मल कोई गलती नहीं थी, फिर भी उस शख्स को पनिश किया जाएगा। और ऐसे केसेस में जो इंजर्ड पार्टी होगी, जिसे कोई जख्म पहुंचा होगा या डैमेज जिसका हुआ होगा, उसको कोई सफाई देने की या कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इन्हीं केसेस में जो डिफेंडेंट है या जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका कोई भी प्रूफ एक्सेप्ट नहीं होगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एक मशहूर प्रिंसिपल, जो कि फेमस प्रिंसिपल है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जिसका मतलब यह है कि खुद को हर कोई इस तरीके से यूज़ करे कि जो दूसरा बंदा है उसको इससे कोई हर्ट ना पहुंचे, मतलब कोई नुकसान ना झेलना पड़े आपकी वजह से। अगला पॉइंट आता है इसके इंग्रेडिएंट्स, जो कि 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। जहां पर ये मौजूद होंगे वहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लायबल होगी। जहां पर तीनों में से कोई एक भी मिस होगा वहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लायबल नहीं हो सकती। सबसे पहले हमारे पास आता है डेंजरस थिंग। कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो जो बड़ी हजार्डियस किस्म की हो, बड़ी ख़तरनाक किस्म की हो, जैसे कि गैस हो सकती है, कोई जहरीली गैस हो सकती है, कोई जहरीला दरख्त हो सकता है जिसके पत्ते कुछ ख़तरनाक किस्म के होते हैं, या फिर ज़्यादा मिकदार में पानी हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डेंजरस थिंग्स हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट आता है कि एस्केप हो। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये जहाँ पर रखी गई हैं वो प्रॉपर्टी तो उस शख्स की है जो अपनी जगह पर अपनी जिम्मेदारी पे लेके आया है, लेकिन वहाँ से ये एस्केप हो, वहाँ से बच निकले किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर। और तीसरा मेन इम्पोर्टेंट, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये नॉन नेचुरल हो, मतलब जैसे कि पानी एक थोड़ी सी मिकदार में जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं वो तो नेचुरल हर कोई यूज़ करता है, लेकिन बहुत बड़ी मिकदार में पानी को यूज़ करना नॉन नेचुरल, बहुत बड़ी मिकदार में गैस को यूज़ करना नॉन नेचुरल, कोई जहरीले दरख्त को अपने घर लगाना नॉन नेचुरल, क्योंकि आमतौर पर कई तरह के दरख्त हम अपने घर पे उगाते हैं, लेकिन अगर कोई ख़तरनाक किस्म का अगर कोई दरख्त उगा लेते हैं तो वो एक नॉन नेचुरल होगा। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, जो कि एक मशहूर केस है जिसकी वजह से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बना। पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इंग्लिश टॉर्ट लॉ में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं मौजूद था। 17 जुलाई 1868 को जब ये केस रजिस्टर हुआ और इसकी जजमेंट लागू हुई, उसके बाद ये एक प्रॉपर लॉ बना, टॉर्ट लॉ बना, जो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर अगर मशहूर केस की बात की जाए तो इसमें रायलैंड जो था वो मालिक था एक मिल का, और जो फ्लेचर था उसके पास थी कोल माइन यानी कोयले की खदान।
तो अब क्या था कि जो मिल का मालिक था उसे बिजली प्रोवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना एक रेजरवॉयर बनवा दिया जाए अपनी मिल के अंदर ही, जिससे उसकी तमाम जो बिजली है वो सारी पूरी हो सके। तो वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और कुछ इंजीनियर्स वगैरह को हायर कर लेता है, जिनको वो काम ये सुपुर्द कर देता है कि आपने एक रेजरवॉयर बनाना है जो कि काफ़ी ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर सके। तो वो जब खुदाई करते हैं वहाँ पर, तो वो कुछ शाफ्ट देखते हैं, कुछ रास्ते देखते हैं, वर्टिकल रास्ते जो कि सीधा कोयले की खदान जो कि फ्लेचर की थी उसकी तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देते हैं, इसमें नेग्लिजेंस दिखाते हैं और वैसे ही ज़मीन को कवर कर देते हैं। जब पानी वहाँ पर स्टोर किया जाता है तो वो अंदर शाफ्ट्स में बस्ट हो जाता है, वहाँ से फट जाता है और सीधा कोयले की खदान तक पहुँच जाता है। इस केस को अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमें लगता है कि रायलैंड की इसमें कोई गलती, कोई मिस्टेक नहीं थी। लेकिन जैसे ही स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है कोई इंटेंशन हो या ना हो, कोई गलती हो या ना हो, तब भी पनिश किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा? सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट यहाँ पर पाया जाता है वो ये है कि सबसे पहले एक हैजार्डियस थिंग, एक ख़तरनाक चीज़, एक डेंजरस थिंग को एक जगह पर लाया गया जो कि पानी था, बहुत बड़ी मिकदार में पानी, जो कि एक नॉन नेचुरल थिंग थी। उसने अपने फ़ायदे के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर वहाँ पर लेके आया जो रायलैंड था, लेकिन वो पानी वहाँ से एस्केप कर गया, जो कि तीसरे जो इंग्रेडिएंट है उसको भी फुलफ़िल करता है। जैसे कि पहला वहाँ पर पानी लेके आया जो कि डेंजरस थिंग थी, दूसरे नंबर पे वो नॉन नेचुरल थिंग थी, और तीसरे नंबर पे वो वहाँ से एस्केप कर गया। जब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स कहीं कहीं पे मौजूद होते हैं तो फिर ये जो केस है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में चला जाता है। यहाँ पर अगर सिंपली देखा जाए तो रायलैंड की कोई गलती या मिस्टेक नज़र नहीं आती, कोई फॉल्ट या इंटेंशन उसकी थी ही नहीं, बल्कि उसने तो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया था। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की देखा जाए, उसकी डेफिनेशन को देखा जाए, तो यही कहा जाता है कि अगर कोई इंटेंशन थी या नहीं थी, या कोई गलती थी या नहीं थी, फिर भी उसे पनिश किया जाएगा अगर तीन इंग्रेडिएंट्स वहाँ पर मौजूद होंगे। तो इसके फैक्ट्स अगर देखे जाएँ तो सबसे पहले हमारे पास एक हैजार्डियस थिंग जो कि पानी की मिकदार, बहुत बड़ी मिकदार, जो कि एक डेंजरस थिंग है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे ये नॉन नेचुरल थिंग है, मतलब कोई भी आम रूटीन में इतना पानी यूज़ नहीं करता, तो नॉन नेचुरल थिंग थी, दूसरा इंग्रेडिएंट पूरा हो गया। और तीसरे नंबर पे ये पानी एस्केप भी कर गया, जो कि तीसरे को भी पूरा करता है। तो फिर रायलैंड जो था वो ही इज लायबल फॉर कंपनसेशन। अब जैसे कि मैंने बताया था कि एक जनरल रूल होता है तो उसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एक जनरल रूल है तो इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जिसमें नंबर 1 प्लेंटिफ्स फॉल्ट, मतलब कि कोई ऐसे केसेस जिसमें जो डिफेंडेंट है, जो डिफेंडर है, उसकी मुकम्मल मिस्टेक ना हो, बल्कि उसने रूल ऑफ लॉ के तहत कोई काम किया हो, लेकिन प्लेंटिफ की अपनी कोई मिस्टेक हो। जैसे कि एक मशहूर केस लॉ है पोंटिंग वर्सेस नूकर 1849, जिसमें क्या होता है कि एक शख्स अपने घर पे कोई ख़तरनाक किस्म के दरख्त उगा लेता है, और जो कंप्लेनेंट है, जो प्लेंटिफ है, इसमें वो क्या करता है, उसके कुछ जानवर, घोड़े वगैरह होते हैं, और वो उसके घर के अंदर जाकर, मतलब अंदर से उसके दरख्त जो थे वो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर थे, तो वहाँ से वो कुछ पत्ते खा लेते हैं जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो जब वो कंप्लेंट करता है तो देखा जाता है ये 3 इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो एक डेंजरस थिंग को लेके आया जो कि फुलफिल हो रहा है। नॉन नेचुरल था, ठीक है, नॉन नेचुरल था क्योंकि कोई भी आम रूटीन में अपने घर पे ख़तरनाक दरख्त नहीं लगाता। 2 इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए, लेकिन तीसरा नहीं पूरा हुआ, वो वहाँ से एस्केप नहीं किए, बल्कि वो अपने घर में ही थे, उसकी प्रॉपर्टी में ही थे, और जो प्लेंटिफ था उसके जानवर उसके प्रॉपर्टी में घुसकर वो खा गए, तो इसमें वो कंपनसेशन के लिए लायबल नहीं बना था। दूसरी एक्सेप्शन आती है एक्ट ऑफ गॉड, मतलब कि किसी तरह का अर्थक्वेक आ गया, कोई फ्लड वगैरह आ गया जिसकी वजह से कोई नुकसान हो गया, तो इस किस्म का भी कोई नुकसान स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होगा। जैसे कि एक मशहूर केस ला है निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड 1876, जिसमें एक शख्स अपने घर में एक आर्टिफिशियल का बहुत बड़ा लेक बना लेता है, लेकिन जैसे ही कोई एक्ट ऑफ गॉड होता है, कोई फ्लड वगैरह या अर्थक्वेक वगैरह आता है, तो उसकी वजह से वो जो लेक है वो टूट जाता है और सारा पानी बह जाता है, और जो उसका नेबर होता है उसकी दीवार गिर जाती है। जब वो उस पर कंप्लेंट करता है तो फिर पता चलता है एक्ट ऑफ गॉड में कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लायबल ही नहीं है। तीसरी एक्सेप्शन आती है
कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ या फिर म्यूचुअल बेनिफिट, कुछ ऐसा काम जिसमें दोनों का ही बेनिफिट हो रहा हो लेकिन बाद में किसी एक को नुकसान हो जाए। जैसे कि मशहूर केस कार्स्टायर वर्सेस टायलर। इसमें क्या हुआ था कि दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से बिल्डिंग के ऊपर एक वाटर टैंक बनाया गया, लेकिन बाद में वो उसका कुछ ख़राब हुआ और सारा पानी बह गया, जिसकी वजह से एक को नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ा। तो जब उसने कंप्लेंट करवाई तो फिर पता ये चला कि अगर दोनों की म्यूचुअल कंसेंट थी तो दूसरे पर कंप्लेंट नहीं हो सकती। चौथी एक्सेप्शन आती है एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। बोक्स वर्सेस जैब इसका मशहूर केस है, जिसमें क्या हुआ कि कुछ स्ट्रेंजर्स ने एक रेजरवॉयर को ब्लॉक किया, जिसकी वजह से वो बस्ट हो गया। लेकिन जब केस हुआ तो पता चला कि जो बंदा है एक्चुअल, उस पर कोई भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लायबल नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसका एक्ट नहीं था बल्कि किसी थर्ड पार्टी का था। पांचवी एक्सेप्शन आती है स्टैट्यूएटरी अथॉरिटी। इसमें फेमस केस लो आता है ग्रीन वर्सेस चेल्सिया वाटर वर्क, जिसमें क्या हुआ था कि एक कॉन्ट्रैक्टर को बोला गया था कि पानी की जो सप्लाई है उसे मेंटेन रखा जाए, जबकि उसने ऐसा किया और उसकी नेग्लिजेंस के बगैर कुछ पाइप्स जो थे वो फट गए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जब कंप्लेंट हुई तो पता चला कि इसमें स्टैट्यूएटरी अथॉरिटी थी, मतलब कि जो कंपनी थी इसमें उसको ये ऑर्डर दिया गया था कि आपने ये फ़लाँ काम करना है, जबकि उनकी नेग्लिजेंस भी नहीं थी। तो इस वजह से जो तमाम जो एक्ट था वो इस कंपनी का नहीं था बल्कि वो स्टैट्यूएटरी अथॉरिटी का था। तो इस वजह से कोई भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लायबल नहीं हो सकी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो की समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।